अगर हम इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ग्रेटेस्ट अंपायर की बात करें तो वो यकीनन मौर्यन अंपायर ही होगी। इवन आज भी बहुत से साउथ एशियन कंट्रीज मौर्यन अंपायर को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इस अंपायर के कुछ ऐसे राज फाश करूंगा जो शायद वक्त के साथ लोगों ने भुला दिए, और आप ये जान जाएंगे कि द ग्रेट मौर्यन अंपायर को ग्रेट बनने के लिए कितने लोगों की जान लेनी पड़ी और किस तरह से इस अंपायर के किंग्स ने आम लोगों को एक्सप्लॉइट किया। मौर्यन अंपायर को बनाने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो चाणक्य का था। दरअसल चाणक्य इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि ग्रीक इन्वेडर्स आके इंडिया को फतह कर रहे हैं। चाणक्य चाहता था कि तमाम इंडियंस लोकल अंपायर यूनाइट हो जाएं और बाहर से आने वाले इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ें। इसी काम के लिए चाणक्य नंदा अंपायर के पास गया, लेकिन नंदा अंपायर के किंग ने चाणक्य की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। यहाँ से चाणक्य ने एक अलहदा से अंपायर बनाने के लिए सोच लिया और इस काम के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को वो तमाम स्किल सिखाता है जो एक किंग बनने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन इस काम के लिए इनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तो चाणक्य ने एक तरकीब बनाई कि वो आम आवाम से एक सिक्का लेता और उनको 8 सिक्के वापस रिटर्न करने का वादा करता। और आज के टाइम पे हम जानते हैं कि ये चीज़ एक बहुत बड़ा स्कैम है। चाणक्य सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा था, बल्कि प्रभानंद को भी वो किंग बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। लेकिन सल्तनत को तो कोई एक ही किंग चला सकता था, तो इस काम के लिए चाणक्य ने प्रभानंद को एक टास्क दिया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सो रहा हो उसके गले से एक नेकलेस उठा के वापस लाना है। लेकिन ये काम करते हुए प्रभानंद फेल हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य जान गया। सेम टास्क कुछ दिन बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी सौंपा और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रभानंद की गर्दन समेत नेकलेस लाया, मतलब प्रभानंद को कत्ल कर दिया। अब अंपायर बनने के लिए सिर्फ एक ही किंग बचा था। खैर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर अपनी अंपायर बनाना स्टार्ट कर दी और देखते ही देखते इंडिया के एक बड़े इलाके को कैप्चर कर लिया। इवन ग्रीक इन्वेडर्स को भी इंडिया से निकाल दिया और बाद में फिर उन्हीं ग्रीक इन्वेडर्स के साथ दोस्ती भी कर ली। क्योंकि मौर्यन अंपायर के पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था, तो सल्तनत को चलाने के लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैर इंसानी चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि आप मुल्क चलाने के लिए किसी के साथ धोखा कर सकते हैं, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन को भी प्रमोट किया गया, और इवन किसी चीज़ को दबाने के लिए आप मिलिट्री फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और अपोजिशन को ब्रूटल से ब्रूटल सज़ा देने की कोशिश की। और आज के टाइम पे हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी गैर इंसानी है, और इस अंपायर को आज द ग्रेट मौर्यन अंपायर कहा जाता है। मौर्यन अंपायर को बनाने के पीछे मकसद तो ये था कि जो आउटसाइडर इन्वेडर्स हैं उनको इंडिया से बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसे ही मौर्यन अंपायर इस्टेब्लिश हुई तो दूसरी एग्जिस्टिंग अंपायर को मौर्यन अंपायर ने खुद इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे पहले इंडियन अंपायर को ग्रीक से खतरा था, अब मौर्यन अंपायर से खतरा हो गया। और इस अंपायर को बनाने के लिए कितने लोगों की इन लोगों ने जान ली, खैर ये तो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन अभी इनके लिविंग स्टाइल की बात नजर करता हूँ। अवाम के टैक्सेस से इन लोगों ने लग्जरी पैलेसेस बनाए, लग्जरी गार्डन बनाए, मतलब अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हर एक तरह का काम किया है, सेम लाइक मुगल्स। इसके अलावा अपने फन और एंटरटेनमेंट के लिए भी इन्होंने खूब इंतजाम किया हुआ था। ये सब का पैसा दूसरे इलाकों को फतह करके आता था, ये ट्रेडिंग से आता था और अवाम के टैक्सेस से आता था। इस सब के अलावा अवाम के पैसों से इन लोगों ने अपनी रिलीजन आइडियोलॉजीज प्रमोट कराई, लाइक बुद्ध स्तूपा आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो पैसा बच जाता वो अवाम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते। अक्सर मैं देखता हूँ कि मुसलमानों को उनकी 4 शादियों पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आइए जानते हैं इनकी किंग्स की कितनी ज़्यादा शादियाँ थी। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अंपायर स्टार्ट की उसकी 2 वाइफ्स थी, अशोका की 5 और बिंदुसारा की 18 बीवियाँ थी। मतलब फुल रंगीन मिजाज किस्म के बादशाह थे ये लोग। बिंदुसारा की तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो अपनी सल्तनत अपने सबसे बड़े बेटे सुशिम को देना चाहता था। लेकिन अशोका ने यहाँ धोखे से सल्तनत हथिया ली और अब अशोका मौर्यन अंपायर का किंग बन चुका था। किंग बनते ही अशोका ने सुशिम के खिलाफ वार की और सुशिम को कत्ल कर दिया। सुशिम के अलावा 99 भाई अशोका के और भी थे, जिनको अशोका ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से चुन चुन के कत्ल करवाया, सेम लाइक औरंगजेब आलमगीर की तरह। मतलब अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपने भाइयों का इसने कत्ल करवा दिया। इसके अलावा जितने भी अशोका के लोग अपोजिशन में थे उनको भी इसने कत्ल करवा दिया। अशोका ने अपने मुखालिफिन को सजा देने के लिए एक जेल बनाई जिसे अशोका हेल के नाम से जाना जाता है, जो दिखने में एक पैलेस की तरह थी, लेकिन अंदर निहायत ही दर्दनाक सजा देने के लिए जगह मौजूद थी। और अपनी इसी ब्रूटैलिटी के चलते हुए अशोका को छठ अशोक कहा जाता था।
वैसे तो इंडिया का मोस्टली हिस्सा है मौर्यन अंपायर के अंडर ही था, लेकिन चंद एक साउथ की रियासतें और कलिंगा का एरिया मौर्यन अंपायर के अंडर नहीं था। तो अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए अशोका ने कलिंगा के ऊपर वार की, जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1,50,000 लोग प्रिजनर बनाए गए। और आज से 2000 साल पहले इस तरह का होना कोई छोटी बात नहीं। अशोका को ये सब देख के बहुत दुख हुआ, तो फिर उसने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठी तारीख पढ़ाई जाती है ये। अशोका कलिंगा वार से 2.5 साल पहले ही बुद्धिस्ट हो चुका था, और ये चीज़ रॉक एडिक्ट्स के अंदर मौजूद है। और अशोका बुद्धिस्ट क्यों हुआ था ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और अगर हम ये बात भी मान लें कि कलिंगा वार के बाद अशोका बुद्धिस्ट हो चुका था और काफ़ी पीस लेवल हो चुका था, तो 18,000 अजविकास को अशोका ने क्यों मारा, और इस चीज़ का रेफरेंस अशोक वदना में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैन पेंटर ने एक बुद्धा की पेंटिंग बनाई, जिसको अशोका ने बुद्धा की तौहीन समझा, और इसकी सजा उस पेंटर को ये मिली कि उसकी फैमिली के समेत उसको जलवा दिया गया। अशोका बुद्धिस्ट जस्ट पॉलिटिकल पर्पस के तहत हुआ था। और हिस्ट्री में हम बाकी अंपायर्स के अगर किंग्स को भी देखें तो मोस्टली हमें यही देखा जाता है कि मोस्टली जो रिलीजन एक्सेप्ट करता है किंग, वो जस्ट अपने पॉलिटिकल पर्पस पूरे करने के लिए बनता है। अशोका ने किंग बनते ही काफ़ी ज़्यादा कत्लो गारत स्टार्ट कर दी थी। तो जो एग्जिस्टिंग बड़े रिलीजन थे जिनमें जैनिज्म भी है, तो उन्होंने अशोका की मुखालफत स्टार्ट कर दी। इनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बुद्धिस्ट टीचिंग को फॉलो करने के बजाय बुद्धिज्म को अशोका ने अपने पर्पस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और इसी अशोका को आज बहुत से लोग अशोका द ग्रेट भी कहते हैं। तो ये रियलिटी थी इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ग्रेटेस्ट अंपायर की। जब भी मैं इस तरह की किसी अंपायर को एक्सपोज करता हूँ तो बहुत से उसके सपोर्टर आ जाते हैं और उस अंपायर को डिफेंड करने लग जाते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, उनको डिफेंड करके क्या मिलेगा। एक डिक्टेटर थे जिन्होंने तलवार के जोर पे इलाका फतह किया और आवाम के ऊपर हुकूमत की, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आवाम को एक्सप्लॉइट किया। ऐसे एक अंपायर को सपोर्ट करके उनको क्या मिलेगा। खैर, अशोका के मरने के बाद मौर्यन अंपायर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती गई और 185 BCE के अंदर मौर्यन अंपायर का एंड हो गया। और इसी के साथ ये वीडियो भी मैं एंड करना चाहूँगा।